कंट्रोल। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 14। इसमें हमने क्या करना जी, आई ऑफ टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ से आप जानते हैं जैसा कि हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो कब का स्टार्ट हो चुका है लर्निंग असेसमेंट्स में भी। तो हमने आई ऑफ टी को कैलकुलेट करना है। इसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है जबकि एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें इनकी जीरो माइनस पे वैल्यूज़ फाइंड आउट होनी चाहिए। कैपेसिटर के क्रॉसेस की वोल्टेज फाइंड आउट होनी चाहिए जबकि इंडक्टर के क्रॉसेस की करंट फाइंड आउट होनी चाहिए। ठीक है। तो मैं ले जाऊंगा टाइम को जीरो माइनस पे होने की वजह से ये ट्रिगर, ये जो स्विच है ये डायरेक्ट कनेक्ट नज़र आ रहा है टाइम जीरो माइनस पे। तो ये डायरेक्ट करंट, ये डायरेक्ट वायर में कनेक्टेड करवा दूंगा और दूसरे नंबर पे इसको शॉर्ट कर दूंगा और इसको ओपन करके इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करूंगा और इसको शॉर्ट करके इसके क्रॉस करंट फाइंड आउट करूंगा। तो अभी मैं इसकी शेप ड्रा करके आपसे दोबारा से मिलता हूँ। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये सर्किट मैं ड्रा कर चुका हूँ, आपके सामने ही है ये सर्किट। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती करेंगे लेकिन मैं वो गलती ठीक करवा के छोड़ूंगा। ज़रा आपने गौर से देखना है स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे एक तो आई एल जीरो माइनस फाइंड आउट करनी है, जबकि आप ये चीज़ जानते हैं कि यहाँ से ये पोल ओपन हो चुका है बिकॉज हमारा जो कैपेसिटर था वो ओपन पोल से रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसका मतलब कि करंट सिर्फ इसी एक ही लूप है, हमारे पास यहाँ पे दो लूप हो ही नहीं सकते बिकॉज आगे ओपन होने की वजह से इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सारा का सारा करंट यहीं पे फ्लो करता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक ही वोल्टेज सोर्स और एक ही रेजिस्टर लगा हुआ है जिसके क्रॉस ये करंट फ्लो कर रहा है। तो यानी कि टोटल यहाँ पे हमारे पास एक लूप है, सारे सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा जी, आई एल जीरो माइनस बराबर होगी टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे पास आई एल जीरो माइनस का जो फार्मूला बनेगा वो होगा जी 12 डिवाइडेड बाय 6। अब आप बोलेंगे सर कि आपने ये 3 ओहम को क्यों नहीं छेड़ा? तो 3 ओहम स्टूडेंट्स इसके बीच में आएगा ही नहीं बिकॉज इसकी वजह ये है कि करंट इस जानिब जा ही नहीं रहा, आगे उसे रास्ता ही नहीं मिलेगा। करंट क्या करता है जी, देखें मैं आपको सारी कहानी सुनाता हूँ। देखें आई एल जीरो माइनस जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और इस वोल्टेज सोर्स में से ही आगे सप्लाई होता है। ठीक है। मतलब कि ये एक रास्ता है, माइनस के पोल में यानी कि पॉजिटिव पोल में से निकलता है और माइनस के पोल में एंटर कर जाता है। तो कहानी यहीं तक है कि करंट जब यहाँ पे जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि इधर से तो रास्ता ही ब्लॉक है, तो मुझे तो यहीं पे वापस जाना है। तो वो क्या करता है जी, वो इस वे को चुनता है और इसी वे से घूमता घूमता यहाँ पे वापस आ जाता है। मतलब कि इसको यहाँ पे जाने की जरूरत ही नहीं पेश आती। तो जब वो इस रेजिस्टर के क्रॉस गुजरेगा ही नहीं तो करंट को इससे क्या लेना देना, डायरेक्ट बस 12/6 करेंगे तो हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपके सामने इसकी वैल्यू आ गई 2 एम्पेयर। डन हो गया जी। अब आई एल जीरो माइनस की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप बोलेंगे सर हम वी सी जीरो माइनस कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपने तो ये चीज़ देख ली है, जैसा कि आपने ये चीज़ मेंशन की कि आई एल जीरो माइनस 2 एम्पेयर के बराबर है। एक रेजिस्टर के क्रॉस हम कैसे वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं? एक रेजिस्टर के क्रॉस हम अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टेंस इनटू करंट करके। तो करंट यहाँ पे है आई एल जीरो माइनस जो कि 2 एम्पेयर है और रेजिस्टर है 6 ओहम का। तो 6 × 2 12 होगा, यानी कि 12 वोल्ट सप्लाई किए जा रहे हैं जबकि सारे के सारे वोल्टेज यही रेजिस्टर अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब ये जो वीसी जीरो माइनस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो होगा जीरो बिकॉज जब सारी की सारी हलीम ये खा गया है जो आपको मतलब के 12वीं के तौर पे मिल रही थी, सारी की सारी देग ये खा गया है, तो इसको प्लेट में क्या मिलना है यार? इसको तो प्लेट में कुछ भी नहीं मिलना, दाना भी नहीं मिलना। लिहाजा वीसी जीरो माइनस की क्या वैल्यू होगी? 0 वोल्ट। तो यही चीज थी जो आपने समझनी थी, मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे। अब जीरो माइनस पे हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, अब हम जीरो प्लस पे ले जाएंगे तो ये ट्रिगर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो इस वायर का कोई वजूद नहीं रहेगा। और फिर हम क्या करेंगे जी, अपना यहाँ पे केवीएल लगा के इसकी इक्वेशन बनाएंगे अपने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपके लिए टाइम जीरो प्लस पे इसका सर्किट ड्रा करूंगा यहीं पे। तो फिर जब सर्किट ड्रा करते हैं तो आपसे दोबारा मिलते हैं। ठीक है। टाइम जीरो प्लस यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैंने इसको टाइम जीरो प्लस पे इस सर्किट को ड्रा कर दिया है। तो अब आप ज़रा अपनी मतलब के जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की कहानी थी उससे बाहर आ जाए, क्योंकि अब हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को फॉलो नहीं कर रहे, अब हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं। तो आपको ये याद ही होगा हम कैसे बनाते थे, हमने इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करना बिकॉज ये एक सीरीज सर्किट है और केवीएल करने के बाद इसकी दोबारा डिफरेंशियल लेंगे तो हमारा काम डन हो जाएगा। अब यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं जिस कैपेसिटर में से, और आप जानते हैं कि कैपेसिटर के क्रॉस हमारे पास
जो होते हैं जी उसके वोल्टेज वो किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं जी 1 आवर कैपेसिटेंस इनटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसको मैं C से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको R से और इसको L से। ठीक है, अभी के लिए मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करूंगा, वैल्यूज़ को इस्तेमाल नहीं करूंगा। ठीक है, वैल्यूज़ को हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो ये आ जाएगा 1 आवर C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक रजिस्टर के क्रॉस जब हम KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं तो वोल्टेजेस लिखने अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वोल्टेज एक रजिस्टर के क्रॉस किसके बराबर होते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो करंट है IT और R हमारे पास रजिस्टर है, तो ये आ जाएगा I ऑफ T इंटू R। उसके बाद जी हमारे पास आ जाएगा एक इंडक्टर, और एक इंडक्टर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज अकॉर्डिंग टू टाइम। तो ये आ जाएगा L इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, समझ आ रही है आपको, इज इक्वल टू 0। बिकॉज हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आ गए जहां से हमने चलना स्टार्ट किया था। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है जी, आपने इसका दोबारा से डिफरेंशियल लेना, आपने लिख लेना है यहाँ पे टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो डी ओवर डी टी पूरी इक्वेशन पे अप्लाई कर दिया जाएगा एज इट एज, ये पूरी इक्वेशन इसके अंदर वैसे की वैसे ही लिख दी जाएगी। 1 ओवर C इंटू इंटीग्रेशन ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम प्लस I ऑफ T और प्लस डेरिवेटिव ऑफ इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने जरा गौर से देखना है, डेरिवेटिव अंदर अप्लाई होता जाएगा। तो सबसे पहले आपने इस वाले डेरिवेटिव को शुरू में लाना है। तो डी ओवर डी टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखें डी स्केयर ऊपर हो जाएगा, डी टी स्केयर बटे में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा L इंटू डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर साथ में I ऑफ टी। ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद हम लाएंगे इसको, तो डी ओवर डी टी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो R तो एक कांस्टेंट वैल्यू ये पीछे आ जाएगी और डी ओवर डी टी I ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आप ये चीज तो जानते हैं इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस में इस तरह से हैं जैसे एक किलर तो दूसरा, यानी कि एक दूसरे को किल कर देते हैं, यानी कि एक वायरस है तो दूसरा एंटीवायरस है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा 1 ओवर C साथ में करंट रह जाएगी। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपने क्या करना है, आप ये जानते हैं इसकी जनरल फॉर्म बनाने के लिए एक डबल डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे 1 मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे इंडक्टर के साथ L के साथ पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करवा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा डी स्केयर ओवर डी टी स्केयर। ठीक है, I ऑफ टी। अब मैं वैल्यूज पुट करना चाहूंगा तो यहाँ पे R ओवर L आएगा, तो R की क्या वैल्यू थी हमारे पास 3 ओवर L की वैल्यू है 2, तो ये आ गया 3 ओवर 2 साथ में D ओवर डी टी I ऑफ टी। ठीक है जी, और उसके बाद प्लस 1 ओवर C था सिर्फ, तो LC बन जाएगा क्योंकि मैंने L के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दिया। L की वैल्यू है 2 जबकि C की वैल्यू है 1 फैरेड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया I ऑफ टी इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी इक्वेशन लेके जाएंगे जी किसमें, S की फॉर्म में, यानी कि इसकी रूट्स की फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स जहाँ जहाँ पे भी हमारा डी ओवर डी टी है वो S से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे डी ओवर डी टी का स्केयर है तो ये आ जाएगा S स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा 3 ओवर 2 साथ में आ जाएगा S, और यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 और साथ में S की पावर 0 आएगी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो 1 ही हो जाएगी बाद में। और ये चीज़ आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि ये हम कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालने के लिए ये तरीका फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा S स्केयर प्लस 3 ओवर 2 हमारे पास 1.5 होता है तो 1.5 S आ जाएगा, और 1 ओवर 2 0.5 होता है तो ये आ गया 0.5। ठीक हो गया जी। अब हमने इसका कंप्लीट स्केयर रूट बनाना है, तो हम ये मेथड अप्लाई करेंगे, कंप्लीटिंग स्केयर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब देखें 1.5 बनाने के लिए हमें इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई देनी होगी, हमें इसे मेरे ख्याल में तो 3 ओवर 4 से मल्टीप्लाई देनी होगी। आपने क्या करना है जी, 1.5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई दे के देखना कि आपके पास क्या नंबर आता है। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास आता है 3, यानी कि मुझे इसे 3 के साथ तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, आपने 1.5 को 2 पे डिवाइड करके देखना है क्या आता है आपके पास 1.5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2,
तो हमारे पास आ रहा है 0.75। तो आपने क्या करना है जी, इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करवा देना, बिकॉज जब आप इसको 0.75 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास फिर से 1.5 ही आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो सेकंड इसका नंबर है वो है 0.75। तो हम इसमें 0.75 का स्क्वायर ऐड भी करवा देंगे और माइनस भी करवा देंगे। आप चाहे तो आप एक और तरीका होता है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, बाकी इक्वेशन एज इट एज आ जाएगी। वो तरीका होता है यानी कि हमारे पास इस तरह से उसकी वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू जो यहाँ पे नंबर होता है वो आ जाता है, यानी यहाँ पे a 1 था और यहाँ पे b 1.5 होना था और c होना था हमारे पास 0.5। आप अगर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो बना दूं तो मैं इसके ऊपर अलहदा से वीडियो बना दूंगा, जिससे आप इस वे को फॉलो करके भी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं जी, ए बी सी की वैल्यूज़ मेंशन करके फिर एक फार्मूला होता है उसको फॉलो करते हुए इनके रूट्स निकाल सकते हैं। वैसे ये भी तरीका अच्छा है, ये आसान पड़ता है, इस वजह से मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा s प्लस 0.75 होल का स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों उस साइड पे चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 0.75 का। यहीं पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ, देखें 0.75 का स्क्वायर क्या बनता है, ये बनता है 0.5625 और यहाँ पे ये माइनस होगा, यानी कि ये होगा 0.5 माइनस, आंसर कर लेते हैं बिकॉज आंसर ही वो हमारा आया, तो यहाँ पे होगा ये माइनस में तो दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा दूसरी जानिब जाके 0.0625 प्लस में, ठीक है। तो आप स्टूडेंट्स ज़रा ध्यान से देखिएगा, हम दोनों साइड पे ले लेंगे अंडर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा s प्लस 0.75 बिकॉज स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आएगा प्लस माइनस में, तो 0.025 का हम लेके देखते हैं स्क्वायर रूट क्या निकलता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625 तो ये आता है 0.25, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.25। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक तो हमारे पास आ जाएगा s प्लस 0.75 इज़ इक्वल टू 0.25 और दूसरे नंबर पे आ जाएगा s प्लस 0.75 इज़ इक्वल टू माइनस 0.25, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास जी ये बन जाएगा दूसरी जानिब जाके माइनस में हो जाएगा, तो जब 75 में से 25 माइनस करें तो ये आ जाएगा माइनस 0.5 और इसकी बात करूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इसकी जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। सो द कंडीशन इज़ ओवरडैम्प्ड। तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो आएगी स्टूडेंट्स, ये आई ऑफ टी की इक्वेशन थी तो ये लिखी जाएगी आई ऑफ टी इज़ इक्वल टू K1, ये जो होता है e की पावर बनती है -0.5t प्लस इसी तरह से K2 e की पावर -t, ठीक हो गया जी। अब हमें K1 और K2 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, बस हमारा ये इतना सा काम रह गया। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपने टाइम को 0 पे ले जाना है, ठीक है। टाइम को आप 0 पे ले जाएं तो स्टूडेंट्स इसका टाइम 0 पे लेके जाने से हमें क्या फ़ायदा होगा ये आप जानते हैं, बिकॉज हम एग्जांपल्स में ये काम कर चुके हैं। जो हमारे मतलब के नए यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी न्यू हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बात बताना चाहूँगा। जो हमने करंट फाइंड आउट की थी टाइम 0 माइनस पे, वो इसी वजह से की थी कि ताकि हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करके यहाँ पर किसी वेरिएबल के लिए इक्वेशन बना सकें या उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर तो इक्वेशन ही बनेगी, बिकॉज ये इक्वेशन जो यानी कि सर्किट है ये ओवरडैम्प्ड है, तो इस कंडीशन में हमें हमेशा इक्वेशन ही मिलती है। तो देखें अब हम क्या करेंगे जी, टाइम को 0 पे ले जाएंगे। तो टाइम को 0 पे ले जाने की वजह से जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 पुट हो जाएगा, तो आई ऑफ 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा K1 सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि टाइम की जगह जब 0 पुट होगा तो ये e की पावर 0 1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी e की पावर 0 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी इस तरह से इक्वेशन। आई ऑफ 0 हमारे पास आई एल 0 माइनस के ही इक्वल है, बिकॉज हमने इसीलिए वो वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि हमारे पास आप सब जानते हैं 2 एम्पेयर आई थी। तो यहाँ पे वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू
K1 प्लस K2। तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा काम होता है इसमें एक तो यहाँ पे टाइम जीरो पे ले जाके वैल्यू कैलकुलेट करना, फिर इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। मैं आपको स्टेप्स बता दूंगा, इसकी एक चलें अलहदा से वीडियो बनाई जाएगी कि कैसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हल करना है यहाँ पे आके। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं कौन से स्टेप्स फॉलो कर रहा होता हूँ, तो उनके लिए मैं ये एक वीडियो बनाऊंगा, उनको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेप्स कब कब फॉलो किए जाते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स अब स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 हमारा होता है जी, जो इक्वेशन हमने क्रिएट की होती है बाय रूट्स, उसका डिफरेंशियल लेना, डेरिवेटिव लेना। तो इसी का मैं आगे नेक्स्ट पेज पे डेरिवेटिव लेने लगा हूं इसी इक्वेशन का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी डी ओवर डी टी, मैंने डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, आई ऑफ टी का। ठीक है, वो इक्वेशन थी K1 e की पावर माइनस 0.5t। ठीक है, डी ओवर डी टी। अब ये मैंने अप्लाई नहीं किया आप लोगों के लिए, आपको ताकि पता चल सके। और दूसरा था वर्ड K2 e की पावर माइनस टी। ठीक है, यही थे दो। अब इनका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। ये है हमारा स्टेप 2। यहाँ पे चले मैं लिख भी देता हूँ। अब मैंने स्टेप सोच लिए, मैंने आपको किस तरह से बताना है, तो वो वीडियो आपके लिए आ जाएगी। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हमारा ये चैप्टर वैसे ही गुजर जाए और आपके जहन में कुछ पल्ले ना पड़े। तो देखें, अब हमने स्टेप 2 हमारा होगा कि हमने इस इक्वेशन का डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा जी, K1 तो पीछे हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा। बिकॉज K1 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव कांस्टेंट को कुछ नहीं कहता, कांस्टेंट पीछे हट जाता है। इसका डेरिवेटिव आएगा, तो इसका डेरिवेटिव होता है पहले एज इट एज, और जो इसकी पावर के साथ वेरिएबल के साथ मौजूद होता है नंबर, वो पीछे मल्टीप्लाई हो जाता है डेरिवेटिव के असूल में। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 0.5, तो माइनस 0.5 शुरू में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे -1 है, तो -1 मल्टीप्लाई होने वाला, तो ये आ जाएगा माइनस K2 e की पावर माइनस टी। सॉरी स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम टाइम को फिर से जीरो पे ले जाएंगे, यानी कि हमारा स्टेप 3 क्या होगा, हम यहाँ पे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन पे टाइम को जीरो पे ले जाएंगे। ठीक है, टाइम को जीरो पे ले जाने की सूरत हाल में हमारे पास आ जाएगा डी ओवर डी टी आई ऑफ जीरो। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो यहाँ जहाँ जहाँ टाइम है वहाँ वहाँ जीरो पुट हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.5 K1 और माइनस K2। बिकॉज टाइम की जगह जब जीरो पुट होगा तो किसी भी चीज़ की पावर अगर जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आ गई हमारे पास इसकी इक्वेशन। समझ आ रही है? तो इसके बाद हमारा स्टेप 4 आ जाएगा। स्टेप 4 में आपने क्या करना है जी, आपने इसकी वैल्यू निकालनी है डेरिवेटिव की। तो इसकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी, आपने सर्किट ले आना है जी, जो आपने टाइम 0 प्लस पे बनाया था उस सर्किट को आपने ले लेना है। ठीक है, वो सर्किट अभी हम लेके आते हैं जी, जो हमने वहाँ पे टाइम 0 प्लस पे बनाया था। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने स्टेप 4 के मुताबिक 0 प्लस पे जो हमारी शेप बनी थी, हमारा सेंटर वाला पोल ओपन होने के बाद वो मैंने शेप फिर से ड्रा कर ली है। तो इसमें हमारी जो करंट फ्लो कर रही थी वो भी हमने मेंशन कर लेनी है यहाँ पे आई ऑफ टी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये मैं उस सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। वो वीडियो जो बच्चा देख लेगा, मैं उसको गारंटी के साथ ये गारंटी खुद से देता हूँ कि उस बच्चे को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में मार नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने स्टूडेंट्स से ये बहुत बड़ी गलती किया, आज मुझे इस बात का पता चला कि मुझे उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए थी। ये सिर्फ मेरे एक अकेले प्रोफेसर की गलती नहीं है। कह लें ये LCA जब से जनरेट हुई है तब से जो प्रोफेसर पढ़ाते आ रहे हैं तब से वो ये चीज़ गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि ये मैं पहला उस्ताद ऐसा ना हूँ जो इस इन स्टेप्स को जनरेट करे। हो सकता है पहले भी ये चीज़ किसी के जहन में आई हो या कोई ये काम करवा चुका हो। तो बेस्ट ऑफ लक उस प्रोफेसर को, उसकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। आज ये मेरी सोच में आया है कि ये स्टेप्स बहुत ही ज़रूरी हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर ये स्टेप्स बच्चों को ना बताए जाएं तो बच्चे तो मार खा जाएंगे इस मामले में, क्योंकि उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं चलेगी कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये वीडियो आपको कंसेप्चुअल प्लेलिस्ट में भी मिलेगी और टॉप पे नज़र आएगी। ठीक है, स्टेप्स की अलहदा से वीडियो बनाई जाएगी एग्जाम्पल्स के साथ।
तो स्टूडेंट जब आप मतलब कि आप बात कर रहे हो केवीएल पे, यानी आप करंट की इक्वेशन बना रहे हो, ठीक है, आपने करंट की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू इक्वेशन बनानी है, ठीक है, आपने क्या करना है जी, केवीएल लगाना है और आपने कैपेसिटर अगर लगा हुआ हो आपके सर्किट में तो उसके क्रॉस आपने उसके वोल्टेज लिख लेना है। देखें आप ये चीज तो जानते हैं, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज थे वो थे प्लस माइनस VCT, ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। तो आपने इसके क्रॉस इसके वोल्टेज लिखने हैं, इसकी इंटीग्रेशन वाली इक्वेशन नहीं लिखनी, ठीक है। तो देखिए इसके ऊपर मैं केवीएल लगाता हूं पूरे सर्किट पे, जब हमारी करंट इस कैपेसिटर में से गुजरेगी तो हमारे पास आ जाएगा माइनस VCT, बिकॉज इसके माइनस के पोल में एंटर कर रही है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके रजिस्टर के क्रॉस हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी I(t) इंटू आर, बिकॉज यहाँ पे ओहम्स लॉ लगेगा, ठीक है। उसके बाद जब इंडक्टर में से करंट गुजरेगी तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी इंडक्टेंस इंटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द समरी ऑफ चैप्टर 6 हमारे पास जो इंडक्टर होता है उसके क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो बराबर होते हैं इंडक्टेंस इनटू डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो देखें यहाँ से हमें उसकी वैल्यू मिल रही है डेरिवेटिव ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू टाइम की। वो कैसे हम लेंगे जी, इसको यहीं पे रहने देंगे d/dt और I(t) को, और बाकी सबको उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो हमारे पास दूसरी जानिब जाके VCT प्लस हो जाएगा और I(t) माइनस में चला जाएगा, माइनस I(t) और साथ में आ जाएगा R, ठीक है। और VCT आप जानते हैं जो ही हम टाइम को जीरो पे लेके जाएंगे और L को उठा के दूसरी जानिब हमने लेके जाना है, यहाँ पे आ गया d/dt, टाइम को मैं ले गया जीरो पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया जीरो और यहाँ पे भी आ गया VC जीरो और L दूसरी जानिब जाके सबके साथ डिवाइड हो गया, T की जगह I(0) आ गया और साथ में R और L हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी। और अभी मैं आपको ये याद करवाता हूँ VC0 और IL0 जीरो माइनस पे जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी वही जीरो पे होती हैं, यानी कि ये आपस में इक्वल होती हैं। VC0 हमारे पास जीरो की इक्वल थी जबकि IL0 2 एम्पेयर के इक्वल आई थी, तो ये यहाँ पे तो टोटली जीरो हो गया और हमारे पास आ गई d/dt I0 की वैल्यू। देखिएगा जरा, R की वैल्यू है 3 और L की वैल्यू है हमारे पास 2 और IL0 की वैल्यू जो है वही I0 की वैल्यू है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं आपका कोई कंसेप्ट छोड़ना नहीं चाहता, तो मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा। देखें ये आपने सर्किट यहाँ पे ऑब्जर्व किया था I(t), ये जो आपकी करंट फ्लो कर रही थी यहाँ पे IL0 माइनस और I(t), इन दोनों की देखें डायरेक्शन सेम है, बिकॉज जब ये पोल ओपन हो जाता है तो IL0 माइनस और I(t) इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाती है फ्लो करने की, लिहाजा ये आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू देखें 2 एम्पेयर थी, तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा 2 एम्पेयर तो क्या होगा जी, मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और साथ में माइनस तो मैं भूल ही गया था, तो 2 से कैंसिल हो गया। देखें मुझे -3 वैल्यू मिल गई इसकी, तो यहाँ पे मैं वो वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी -0.5 K1 माइनस K2 इज इक्वल टू -3। ये था हमारा स्टेप 5, यानी कि वैल्यू पुट करना उसी इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद स्टेप 6 एंड फाइनल स्टेप ऑफ आवर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्निक वो ये बनेगा जी, ये हमने खुद से अपनी थ्योरी जनरेट की है, मैथ ब्रांड्स थ्योरी, ठीक है, इसको ये नाम दे लेते हैं। आपने क्या करना है जी, आपने वही इक्वेशन लिखनी है जो आपने जीरो पुट करके इक्वेशन बनाई थी I(0) की, कि वो आपके पास क्या आई थी जी, हम अभी लेते हैं K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन आई थी। अब आपने क्या करना है जी, इनको मैट्रिसेस में पुट कर लेना है, यानी मैट्रिसेस फॉर्म में ले आना, -0.5 -1 1 1 K1 K2 इज इक्वल टू -3 एंड 2, और यहाँ पे आपने कैलकुलेटर पे पुट करके दोनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है और मेन इक्वेशन में इन्हें पुट कर देना है, यानी कि स्टेप 7 होगा हमारा मेन इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करना। क्योंकि जवाब ही ना आया तो हमारा मजा क्या रह गया जी, समझ रहे हैं ना जी। K1 की जगह वैल्यू पुट होगी और E की पावर थी -0.5t प्लस E की पावर थी -t, यहाँ पे K2 की वैल्यू आएगी। तो मैं इसको आपको हल करके आंसर बताता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बिल्कुल वही आंसर आया है जो बुक पे वेरीफाई किया गया है। तो K1 की वैल्यू आई है जी -2, जबकि K1 की वैल्यू आई है -2, जबकि K2 की वैल्यू आई है 4। तो यहाँ पे ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, -2 आ जाएगा K1 की जगह और K2 की जगह आ जाएगा 4। तो ये था हमारा जी आज का लेक्चर। आपको इसकी मतलब कि जो हमने जनरेट किया मैथ ब्रांड्स थ्योरी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो आपको अलहदा से इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है, बिकॉज ये इस पूरे
चैप्टर का निचोड़ होगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।